से मोदी की मिल खरीदने में कामयाब हो जाता है और अमिता से कहता है कि वो उसका इनाम उसके जन्मदिन पर देगा। प्रगति कुसुम और विनोद के नए जोड़े लेकर उसके शहर वाले बंगले पर जाती है। वापस लौटते वक्त राजेश उसे विनोद के बंगले से निकलता हुआ देखता है और उसका पीछा करता है, लेकिन वो फिर खो जाती है। राजेश की बहन अपने भाई से कहती है कि जिस लड़की को उसने देखा था वो प्रगति नहीं हो सकती। राजेश और उसकी बहन रूपा विनोद के घर आते हैं। रूपा प्रगति के बारे में कुसुम से पूछती है और कुसुम उससे कहती है कि वो लड़की जिसे राजेश ने बंगले से निकलते हुए देखा था वो एक ड्रेस डिजाइनर थी और विनोद उसे नहीं जानता। अब आगे। राजेश भैया, इस गिफ्ट की क्या जरूरत थी? अगर इसकी जरूरत नहीं थी तो पार्टी देने की क्या जरूरत थी? राजेश, इससे कोई बातों में नहीं जीत सकता। मेरे दोस्त विनोद, इसकी ज्यादा तारीफ मत कर, वरना सारी रात बात करती रहेगी, हम लोग की पार्टी धरी की धरी रह जाएगी। नहीं, भैया झूठ बोल रहे हैं। मैं तो बहुत कम बोलती हूँ। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी में सिर्फ कम बोलने के लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिलता है। वो तो मेरे बालों से लग रहा है मुझे। थैंक यू। वैसे विनोद भैया, मुझे कुछ पूछना था। वो जो लड़की यहाँ से बाहर गई ना, वो कौन थी? लड़की? कौन सी लड़की? अरे छोड़ ना विनोद, तू भी किसकी बातें सुन रहा है? भैया पूछने दो ना। कहीं आप लोग मेरी ड्रेस डिजाइनर की बात तो नहीं करे जो अभी अभी यहाँ से गई? हाँ वही। विनोद भैया, क्या आप उसे नहीं जानते? नहीं, वो कुसुम की जान पहचान की है। देखा भैया, मैं कह रही थी ना कि आप जो सोच रहे हैं वो नहीं है। रूपा, अरे छोड़ ना यार विनोद, तू भी किसकी बातें सुन रहा है? तू तो ऐसे जानता ही है ना, इतनी दूर से घर बुलाया सेलिब्रेशन के लिए, सेलिब्रेट नहीं करेगा? हाँ, क्यों नहीं। कुसुम जी। खाना लगाओ। अरे प्रगति, आ गई तू? जानती है, आज जब मैं तेरे विकास भैया से मिली तो उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा, प्रगति अब क्या हुआ? प्रगति क्या मुझे नहीं बताएगी? बता ना प्रगति, क्या बात है? आज उस कमीने से फिर से मेरा सामना हो गया। तन बदन में आग लग गई। जी चाह रहा था कि उसी वक्त उसका खून पी जाऊं मैं। प्रगति, अपने आप को संभालो। देखो, गुस्से से उठाया हुआ हर कदम सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाता, और कहीं नहीं। अगर मैं उससे फिर मिलूंगी ना, उसे मैं जान से मार डालूंगी। नहीं प्रगति, तू उसे जान से नहीं मारेगी, तू उसे बर्बाद करेगी, उसका जीना हराम करेगी। और वो अपनी बर्बादी का तमाशा देख सके, इसके लिए बहुत जरूरी है उसका जिंदा रहना। इसलिए बख्श दे उसे इसकी जिंदगी, ऐसी जिंदगी दे उसे कि वो भगवान से मौत की दुआएं मांगने लगे। लेकिन मौत भी उसके सामने आने से खतरा है। हाँ भाभी, शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं ऐसा ही करूंगी। मेरी समझ में नहीं आता रूपा, मेरे मना करने के बावजूद विनोद ठाकुर से प्रगति के बारे में पूछने की क्या जरूरत थी? भैया, लेकिन विनोद ठाकुर ने प्रगति के बारे में कुछ नहीं कहा, और जिस लड़की के बारे में मैंने विनोद ठाकुर से पूछा वो उसे जानते ही नहीं थे। जिस लड़की को मैंने देखा वो लड़की प्रगति ही थी। भैया, I really feel very sorry for you. आप प्रगति के गम में इतने पागल हो चुके हैं कि आपको हर लड़की प्रगति नजर आती है। पागल मैं नहीं रूपा, पागल तुम हो। क्या बात है? तुम भाई बहनों में किस बात पर झगड़ा हो रहा है? कुछ नहीं डैडी। कुछ नहीं भाई, कुछ तो है। हाँ डैडी, कुछ तो है। रूपा, तू चुप भी करेगी यार? अरे इसे बोलने भी तो दो। बोलो बेटे, क्या बात है? नहीं डैडी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या था ना कि क्या था? डैडी, भैया, प्यार, उनकी प्रेम कहानी। रूपा, माय डियर सन, मैं वो प्रेम कहानी सुनना चाहता हूँ। डैडी, आप सुनना चाहते हैं? बिल्कुल सुनना चाहता हूँ। अच्छा,
तो अब भैया से कह दीजिए कि सब कुछ सच सच बता दे। अरे ये घोंचू मुझे क्या सच सच बताएगा? तू बोल 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 बोल। अच्छा तो सुनिए, कुछ दिन पहले की बात है। किसी मुल्क में, अरे किसी मुल्क में क्यों, अपने ही मुल्क में, अपने मुल्क में मतलब हिंदुस्तान में एक शहर था और उस शहर में एक राजकुमार रहता था और उस राजकुमार का नाम था राजेश कुमार। रूपा, तेरी चर्बी बहुत बढ़ गई है, एक साथ उतारूंगा मैं। ऑर्डर ऑर्डर, बयान जारी रखा जाए। और एक दिन वो राजकुमार एक हवा के घोड़े पर सवार होकर अपने दोस्त से मिलने रतनपुर गया। वहां पर उसे एक अप्सरा नजर आई। उस अप्सरा को वो देखता ही रह गया और मोहित हो गया। लेकिन अफसोस की बात ये कि वो अपने दिल की बात उसे बता ही नहीं पाया। लेकिन दिल ही दिल में वो उसे बहुत प्यार करने लगा। और जब वो रतनपुर से लौट कर आया तो उसकी आंखों में सिर्फ उसके ही सपने थे, उसके दिल में सिर्फ उसकी यादें और होठों पर सिर्फ उसका नाम था। दिन रात उसकी यादों में खोया रहता था वो। उसके नाम की माला जपने लगा। फिर एक दिन उसकी बहन ने उस राजकुमार से कहा कि रतनपुर जाके उस अप्सरा से अपने दिल की बात क्यों नहीं कह देते। तो उसने अपनी बहन की बात मान ली और वो रतनपुर चला गया। लेकिन जब वो वापस लौट कर आया तो फिर मायूसी। क्यों? क्योंकि वो अप्सरा वहां पर नहीं थी, वो कहीं और जा चुकी थी। अरे तो पर उस अप्सरा का नाम क्या था? प्रगति। इस नाम की लड़की का तो मैं हाल ही में एक केस लड़ चुका हूं। तुम्हें शायद याद नहीं, मैंने तुम्हारे साथ इस लड़की का जिक्र भी किया था। हाँ डैडी, एक लड़की का जिक्र तो किया था आपने। शायद उसके साथ आप बहुत इमोशनल हो गए थे। नहीं बेटे, वो लड़की थी ही ऐसी। मगर डैडी, वो लड़की आई कहां से? बेटे वो लड़की रिमांड होम से लाई गई थी। रिमांड होम से? हाँ। अरे राजेश को क्या हुआ? कहाँ गए? राजेश, राजेश! डैडी, वो गया काम से। पगला कहीं। एक्सक्यूज मी। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? देखिए, मेरा नाम राजेश कुमार है। कुछ दिन पहले यहाँ पर प्रगति श्रीवास्तव नाम की लड़की को लाया गया था। क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? प्रगति श्रीवास्तव। हाँ, प्रगति श्रीवास्तव नाम की एक लड़की थी हमारे रिमांड होम में। वो रतनपुर की रहने वाली थी। जी हाँ, वही। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि उसने किया क्या था? मिस्टर राजेश, यहाँ आने के लिए जरूरी नहीं है कि कुछ किया गया हो। बेसहारा, बेघर और मासूम लड़कियों को यहाँ शक की बुनियाद पर लाया जाता है। मुझे याद है, जिस इंस्पेक्टर ने उसे पकड़ा था, उसका कहना था कि वो आवारा थी। उसने इंस्पेक्टर पर हाथ भी उठाया था और गुस्से में आकर इंस्पेक्टर ने उस पर कई इल्जामात लगा दिए। लेकिन क्या वो सचमुच आवारा थी? नहीं, अच्छी और बुरी औरतों को हम एक नजर में ही पहचान लेते हैं। हाँ, वो हालात की शिकार जरूर थी। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो यहाँ से गई कहाँ? उसे अदालत ले गया था। मेरी एक बात समझ में नहीं आती मैडम, प्रगति का कसूर क्या था? कसूर? उसका एक कसूर नहीं मिस्टर राजेश, उसके दो कसूर थे। एक तो वो औरत थी और दूसरा वो जवान थी। बेटे,
राजेश अभी तक नहीं आया। डैडी शायद उसे प्रगति मिल गई होगी। हाँ हाँ। मिलाया से बेटे? नहीं डैडी, मुझे प्रगति नहीं मिली। अरे तुम्हें वो मिलती कैसे? तुम तो अधूरी बात सुनकर चले गए। मेरी पूरी बात तो तुमने सुनी ही नहीं। बेटे, तुम्हें मैंने बताया था कि मैं उसका वकील था। एक मुकदमा लड़ा था मैंने उसका। जब प्रगति को भरी अदालत में लाया गया तो वो चीख चीख कर पुकार रही थी कि मैं निर्दोष हूं, बेकसूर हूं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। उसकी चीखों पुकार सुनकर मुझे उसमें सच्चाई की झलक दिखाई दी और मैंने उसका मुकदमा लड़ने का फैसला किया। हाँ बेटे, मैंने उसका मुकदमा लड़ने का फैसला किया। और जानते हो फिर क्या हुआ? भरी अदालत में जराएं हुई और मैंने उसे निर्दोष साबित कर दिया। इतना ही नहीं, जज साहब ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन डैडी, रिहा होने के बाद वो गई कहां? अरे वो जाती कहां? उसी वक्त अदालत में एक देवी जैसी औरत कहीं से प्रकट हुई। वो किसी महिला आश्रम की संचालिका थी। बेघर, बेसहारा और मजलूम औरतों को सहारा देना ही उसका काम था। बड़ी नेक औरत थी वो। प्रगति को अपनी बेटी बनाकर अपने आश्रम में ले गई। लेकिन प्रगति ने उसके साथ जाने के बाद मुझसे मिलने की कभी कोई कोशिश नहीं की और मैं भी अपने अदालती कामों में मसरूफ उसे भूलता गया। देख सुनोबर, तेरे तो पर काट दिए हैं मैंने। अब तो इतनी मजबूर और बेबस है कि यहाँ से जाने का ख्याल भी अपने दिल में नहीं ला सकती है। बोल, जा सकती है तू? नम्रता बहन, मेरी मजबूरी है कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। ठीक कहा तूने। अब सुन, वो जो नई लड़की आई है ना शोभा, बहुत तेज है। उस पर कड़ी नजर रखना। प्रगति के चले जाने के बाद से मुझे इस आश्रम की किसी भी लड़की पर विश्वास नहीं रहा है। ये करम जलियां जब यहाँ आती हैं तो बड़ी मजलूम और मासूम होती हैं, पर यहाँ का दाना पानी पेट में पड़ने के बाद ही इनके पर निकल आते हैं। पर कटने के बाद भी ये उड़ने की कोशिश करती हैं। अरे नम्रता बहन, आपसे कोई साहब मिलने आए हैं। भेज दो उन्हें यहाँ। ठीक है। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। जी, मेरा नाम राजेश कुमार है। कहिए, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? जी, मैं यहाँ नम्रता बहन से मिलने आया हूँ। मैं हूँ नम्रता। कहिए। नमस्ते जी। नमस्ते। यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है प्रगति। मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। प्रगति? जी हाँ, आप ही उसे इस आश्रम में लाई थी ना? अरे हाँ हाँ, मैं ही उसे यहाँ लाई थी। बड़ी बेघर बेआसरा थी वो, हालात की सताई हुई। मुझे उस पर बहुत तरस आ गया। जानते हो, मैं उसे अपनी बेटी बनाकर यहाँ लाई थी। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? बेटे, मैं उसे तुम्हें जरूर मिला देती अगर वो यहाँ होती तो क्या वो यहाँ नहीं है? बस 1-2 दिन हमारे साथ इस आश्रम में रही, फिर न जाने कहाँ अचानक गायब हो गई। गायब हो गई? तो क्या आपने उसे तलाश नहीं किया? तलाश तो तब करती ना जब उसका कोई पता ठिकाना मुझे मालूम होता। क्या आपने उसके गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में नहीं की? पुलिस में रिपोर्ट तो तब करती जब वो यहाँ से कुछ लेकर भागी होती। इस आश्रम से चले जाना तो कोई जुर्म नहीं था उसका, मगर उसके जाने का मुझे बहुत अफसोस है। किसी से बिना कुछ कहे, बिना बताए यहाँ से चली गई। शायद कोई अपना मिल गया होगा उसे। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? ये तो उसका ही ईमान जाने। मगर तुम कौन हो
जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा नाम राजेश कुमार है। मेरे पिता इस शहर में वकील हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? जी, राजेंद्र कुमार। अरे हाँ हाँ, मैं तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। शायद प्रगति का केस भी उन्होंने ही लड़ा था और उन्हीं की बदौलत वो रिहा हुई थी। जी हाँ। उनसे भी नहीं मिली वो? नहीं। मगर तुम उसे क्यों तलाश कर रहे हो? इस बात का जवाब तो मैं तभी दूंगा जब मुझे प्रगति मिल जाएगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो तुम्हें मिल जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते जी। नमस्ते। अब तो इस कमीनी को ढूंढना ही पड़ेगा। वकील के बेटे से रिश्ता है इसका। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसकी जबान काटकर उसे गूंगी बना दूंगी, उसके हाथ पैर काटकर उसे अपाहिज बना दूंगी, उसकी आंखें निकालकर उसे अंधी बना दूंगी और उसके बाद उसे सड़कों पर फेंक दूंगी भीख मांगने के लिए। बड़ी बदनसीब है वो जो उसने इस आश्रम से भागने की भूल की। मैं तो कहती हूँ बड़ी खुशकिस्मत है वो जो इस जहन्नुम से भाग गई, एक बड़े आजाब से बच गई। फिर कभी तूने ऐसी बात की तो उससे पहले तेरा वही हाल कर दूंगी। जब बात जी नम्रता मैम। प्रगति को एक मामूली लड़की समझकर हम भूल गए थे, मगर अब उसका मिलना बहुत जरूरी है। अपने आदमियों से कहो शहर की हर गली हर सड़क पर नजर रखें। हर हालत में उसे ढूंढकर इस आश्रम में लाना है। ठीक है। प्रगति आशा को बताती है कि एक दिन जब वो कुसुम और विनोद के नए कपड़े कुसुम को देकर विनोद के बंगले से लौट रही थी तो अचानक विनोद से उसका सामना हो गया था और वो चाहती थी कि वो उसका खून कर दे। आशा उसे समझाती है कि उसे तो विनोद को जिंदा रखना चाहिए ताकि एक दिन वो उसके हाथों अपनी बर्बादी का मंजर देख सके। राजेश के पिता एडवोकेट राजेंद्र कुमार को पता चलता है कि राजेश प्रगति नाम की किसी लड़की से प्यार करता है और वो राजेश से कहते हैं कि मुमकिन है कि ये वही लड़की है जिसके मुकदमे की पैरवी उन्होंने की थी। राजेश प्रगति को ढूंढता हुआ रिमांड होम तक जाता है, लेकिन वहां से भी उसे प्रगति का पता नहीं मिलता। अपने पिता के कहने पर वो निर्मला देवी के महिला आश्रम में भी जाता है, लेकिन प्रगति वहां से भी जा चुकी है और सुनोबर नाम की एक लड़की निर्मला देवी का नया शिकार है। अब आगे। डैडी चाय बनाओ? हाँ बेटा, एक प्याली बना दो। भैया चाय? प्रगति मिली बेटी? नहीं डैडी, मैं उस आश्रम गया था मगर प्रगति वहां पर नहीं थी। तो कहाँ गई होगी वो? मैंने उस आश्रम की संचालिका नम्रता देवी से बात की। उन्होंने बताया कि प्रगति वहां पर 2-3 दिन रुकी, फिर बिना कुछ बताए चली गई। मुझे बार बार एक ही बात परेशान कर रही है। तुम प्रगति से प्यार करते रहे हो, उसके न मिलने पर उसे तलाश भी करते रहे हो, लेकिन ये बात तुमने मुझसे छिपाई क्यों? डैडी वो नहीं बेटे, कोई वजह नहीं है तुम्हारे पास, कोई वजह नहीं है। अरे इस घर में तुम लोगों के बाप की तरह नहीं, मैं एक दोस्त की तरह रहता हूं। तुम्हारी खुशी क्या मेरी खुशी नहीं है? अगर तुम मुझे ये कहते कि तुम्हें प्रगति पसंद है तो क्या मैं तुम्हारी पसंद को नकार देता, उसे ठुकरा देता? मुझे तो बल्कि अफसोस है कि वो बेचारी मुझे मिली भी, लेकिन मैं उसे पहचान न सका। अगर मैं उसे पहचानता तो क्या मैं उसे नम्रता बहन के साथ यूं जाने देता, उसे अपने घर में ले आता? न जाने मेरे अंदर वो छुपा हुआ कौन सा जज्बा था जिसने मुझे उसकी मदद करने के लिए मजबूर किया था। मैं तो इसे महज किस्मत का एक खेल ही समझूंगा।
कि वो मुझे मिलकर भी नहीं मिला। डैडी, मैं तो बस यही सोच सोच कर पागल होता हूँ कि वो बेचारी अकेली बेसहारा किस हाल में होगी, कहाँ होगी। बेटे, ये तो भगवान ही जानता है, भगवान ही जानता है। तो क्या मैं अब ये समझूं कि उम्मीद की आखिरी किरण भी खत्म हो गई? नहीं बेटे, उम्मीद की आखिरी किरण भी खत्म नहीं हुई है। अगर प्रगति इस शहर में कहीं है तो आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। पता नहीं डैडी, ये कल आएगा भी या नहीं। काश ये बात तुम मुझे पहले बता देते तो तुम्हें कल का इंतजार नहीं करना पड़ता। शौक के लिए? जी हाँ, हमारे यहाँ लड़कियाँ स्कूल और कॉलेज में तालीम ज़रूर हासिल करती हैं, लेकिन उनके पास हुनर नहीं होता। मैं समझती हूँ कि तालीम के साथ साथ हुनर भी बहुत ज़रूरी है। हुनर सीखकर वो बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। प्रगति जी, मैं आपके जज्बे की कद्र करता हूँ। ये आप मेरा कार्ड रख लीजिए। दयाल कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैं इंजीनियर हूँ। कभी भी कोई भी मेरे लायक सेवा हो तो प्लीज याद कर लीजिएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्ते। बाय। मैं पैसे ही भूल आई, मैं ले आती दीदी। तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर आने की? सांप का सर कुचल डालने के लिए उसके बिल तक पहुंचना तो पड़ता है। विनोद ठाकुर, जब भी मैं तुझे देखती हूँ ना, मेरे तन बदन में बदले का ज्वालामुखी दहकने लगता है। जी चाहता है तुझे जलाकर मैं राख कर दूं। तू अगर मुझे जला सकती तो कब की जला चुकी होती। आज मैं तुझे वार्निंग देने आया हूं, जितनी जल्दी हो सके ये शहर छोड़कर चली जा, वरना क्या कर लेगा? तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। ये काम तेरा नहीं है, मेरा है। मैंने तुझे मिटाने की कसम खाई है। तू हम ठाकुरों को नहीं जानती, वो अपने रास्तों के पत्थरों को अपनी ठोकरों से उड़ा देते हैं। अरे तू तो तिनका भी नहीं है। मैं तुझे 24 घंटों की मोहलत देता हूं। अगर तू शहर छोड़कर नहीं गई तो तेरी लावारिस लाश या तड़पती हुई दिखाई देगी। विनोद, विनोद ठाकुर, ये रतनपुर नहीं है,
और ना ही यहाँ एक मजबूर और कमजोर प्रगति। तू आज दुनिया के हर विनोद ठाकुर से कह दे कि उसके एक एक कुकर्म का हिसाब लिया जाएगा, और ये हिसाब मैं लूंगी। और ये भी समझ ले कि प्यार करने वाले हाथों में जब पत्थर आ जाए ना, तो कयामत कहीं आस-पास ही होती है। विनोद ठाकुर, अब तेरी जिंदगी मेरे रहमो कर्म पर है। अब मैं तुझे 1 मिनट की मोहलत देती हूँ। अगर 1 मिनट के अंदर अंदर तू यहाँ से चला नहीं जाता ना, मेरे एक इशारे पर पत्थरों की ऐसी बरसात होगी कि तेरा लहूलुहान शरीर इस बस्ती में तड़पता नजर आएगा। दीदी, अब आप अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। अरे भाई मूसा, न जाने क्यों सुबह से मेरी बाईं आंख फड़क रही है। खुदा खैर करे ईसा भाई, बाईं आंख का फड़कना तो बहुत मनहूस माना जाता है। मूसा, जब अमाल अच्छे हों तो खुदा भी बड़ी से बड़ी मुसीबत टाल देता है। और फिर हमने तो कभी जिंदगी में किसी का बुरा नहीं चाहा भाई, तो अल्लाह हमारा क्यों बुरा करेगा। ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। माफ करना बेटा, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी मैं विनोद ठाकुर हूँ, रतनपुर के ठाकुर रुद्रप्रताप जी का बेटा हूँ। अरे हाँ, तो यूं कहिए ना कि आप कुसुम बिटिया के शौहर हैं और भूपेंद्र सिंह जी के दामाद हैं। अरे भाई मूसा, खड़े खड़े देख क्या रहे हैं, इनके लिए ठंडे गरम का इंतजाम करो भाई। तौबा तौबा तौबा, कैसी बातें कर रहे हैं, रमजान का महीना चल रहा है ईसा भाई। अल्लाह माफ करे, मैं तो भूल ही गया था मैं रोजे में हूँ। दरअसल बेटा आज रमजान का आखिरी रोजा है, और रमजान के दौरान ना तो हम खुद खाते हैं और ना ही किसी को खिलाते हैं जब तक कि कोई मजबूरी ना हो। तुम बाहर क्यों खड़े हो, आओ अंदर आ जाओ। जी वो प्रगति नाम की लड़की यहाँ काम करती है। प्रगति? तो प्रगति बिटिया के काम से बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप, बख्शीश देने आए हैं उसे। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि वो हमारी दुश्मन है। प्रगति आपकी दुश्मन? ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हो सकता है। मैं तुम्हें ये कहने आया हूं कि तुम प्रगति को इस दुकान से निकाल दो। क्या कह रहे हैं आप? अरे ईसा भाई, भाई ठाकुर साहब, हमने तो ये सुना था कि अमीर गरीब परवर होते हैं, वो गरीबों की पेट पर लात नहीं मारते। ठीक कहा आपने, लेकिन जब गरीबों की आंखों पर चर्बी चढ़ जाती है तो वो कमीने पर उतर आता है और रहम के काबिल नहीं रहता। मगर प्रगति बिटिया ने कसूर क्या किया है? जो कुछ भी उसने किया है वो इस दुकान में नहीं रहेगी। देखो बेटा, हमने आज तक अपने किसी मुलाजिम को नौकरी से नहीं निकाला है, चाहे उसने कितना भी बुरा कसूर किया हो। हमने हमेशा उसकी गलती को माफ किया है। अरे जब अल्लाह खताएं माफ कर देता है तो हम क्या चीज है, हम तो इंसान ही है ना। तो आप उसे निकालेंगे नहीं? जब हमने किसी मुलाजिम को नहीं निकाला तो एक बाप अपनी बेटी को नौकरी से कैसे निकाल सकता है? अगर आपने उसे नहीं निकाला तो अंजाम इसका बहुत बुरा होगा। ईसा भाई को धमकी दे रहा है क्या? हाँ? हम ठाकुर हैं, हम धमकी नहीं देते, जो कहते हैं कर दिखाते हैं। क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? अगर ईसा भाई की तरफ उंगली भी उठाएगा ना तो खुदा कसम जहन्नुम रसीद कर दूंगा। सारे बाजार सीने पर चढ़कर खून पी जाऊंगा तेरा। मूसा, अपने गुस्से पर काबू करो, गुस्सा हराम होता है। क्यों गुनहगार बनते हैं मेरे भाई? ईसा भाई 16 आने सच बोलता है, लेकिन ईसा भाई के सामने कोई ऊंची आवाज में बात करेगा तो मूसा बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं बोल दे रहा है। कुछ ज्यादा ही बोल चुके हैं मूसा। हम ठाकुरों की दुश्मनी में बहुत महंगी पड़ेगी। अगर तुमने प्रगति को यहां से नहीं निकाला, हमारे गुस्से से तुम लोग भी बच नहीं सकोगे। खत्म कर डालूंगा सबको। ठाकुर साहब,
जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में होती है। हम ठाकुर हैं, रतनपुर के ठाकुर। हाँ, रतनपुर की थोड़ी सी जमीन पर आपका कब्जा है, मगर मेरा अल्लाह, उसका तो जमीन और आसमान दोनों पर कब्जा है। अरे जब खुदाई का दावा करने वालों को उसने नहीं बख्शा तो तुम क्या चीज हो ठाकुर। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसका फैसला बंदूक करेगी। अल्लाह के अलावा हम और किसी से नहीं डरते, और हमारा तो ये ईमान है कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सालान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। अगर तुम्हारे पास बंदूक है तो हमारे पास अल्लाह की बेआवाज लाठी है। और जब वो लाठी पड़ेगी तो खोपड़ी हवा में उड़ती नजर आएगी। मूसा 16 आने सच बोलता है। अब जाओ ठाकुर, और जो बिगाड़ना है हमारा बिगाड़ लो, मगर प्रगति को हम किसी भी सूरत में नौकरी से नहीं निकालेंगे। तो अभी देख क्या रहा है, चल निकल ले, कट ले। जब गिदड़ की मौत आती है तो किस तरफ भागता है? शहर की तरफ। ईसा भाई, तो इसकी भी मौत आ गई। ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। तहबा ईदी दो। अबे ईदी जाकर अपने बाप से लो। अच्छा मानोगे नहीं, मतलब बड़े शरारती हो। हाँ भैया, लो वो हमसे भी ईदी लो। तुम्हारा हक है, क्यों नहीं। ये लो बेटे, ओ लो बेटा, लो बेटे। जाओ जाओ ऐश करो। आदाब ईसा भाई, आदाब ईसा भाई। अरे प्रगति बेटी, जीते रहो बेटा, जीते रहो। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ऐसे ईद मुबारक नहीं दी जाती। अरे भाई गले मिलो। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आओ इधर आओ। अरे हम तुम्हें अपने घर वालों से मिलवाते हैं। ये देखो, ये है तुम्हारी बड़ी चाची। आदाब। आदाब। और ये है छोटी चाची। और ये है तुम्हारा भाई यूनुस। आदाब करो। हाँ, और ये है बहन सबीरा। अरे भाई देख क्या रहे हो, इन्हें शीर खुरमा और सेवैया खिलाओ। लो बेटी, ये क्या है? अरे ये ईदी है, ये दस्तूर है भाई। तब तो हमारी बेटी हो। और चाचू से भी लो। अरे दो भाई। हाँ, दे रहा हूँ। ये लो। आप सब नहीं लेंगे? अरे भाई हम तो सुबह से खाते खाते थक गए हैं। और अगर और खाया ना तो पेट में चींटियां रेंगने लगेंगी। ईसा भाई, मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछो बेटी। आपने मेरी वजह से विनोद ठाकुर के साथ दुश्मनी क्यों मोल ली? बेटी, अब हमने तुम्हें अपनी बेटी मान लिया है, और आज इस रिश्ते से जो तुम्हारा दोस्त है वो हमारा दोस्त है, और जो तुम्हारा दुश्मन है वो ईसा भाई का दुश्मन है, और जो ईसा भाई का दुश्मन है वो मूसा का दुश्मन है। लेकिन आप नहीं जानते, वो एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। प्रगति बेटी, तुम तो हिंदू धर्म को मानने वाली हो ना। तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम होगा कि रावण से बढ़कर जालिम और खतरनाक आदमी कोई नहीं था, लेकिन राम जी के सामने उसका क्या हश्र हुआ। नामो निशान मिट गया उसका, लंका जलकर राख हो गई। अरे भाई, हक और बातिल की लड़ाई में जीत हमेशा हक की ही होती है। प्रगति बेटी, ईसा भाई 16 आने सच बोलते हैं। और वैसे भी बेटी, ये शैतान से क्या डरना हुआ। अरे उस पर तो लानत भेजनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं ईसा भाई, मैं उस शैतान से नहीं डरती। बस तो फिर फिक्र किस बात की है। और वैसे भी आज ईद का दिन है, खाओ पियो मौज करो। आओ इधर बैठो।
मेरा नाम सनोबर है। मैं भी तुम्हारी तरह इस आश्रम में आई थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तुम इस आश्रम में आई हो बगैर कुछ जाने हुए, और मैं इस आश्रम में आई थी सब कुछ जानते हुए। ईसा भाई, ये किसकी तस्वीर है? ये मेरी बेटी सनोबर की तस्वीर है। राजेश नम्रता देवी के महिला आश्रम से घर लौटकर अपने पिता राजेंद्र कुमार को बताता है कि प्रगति वहां से जा चुकी है और आश्रम में ये कोई नहीं जानता कि अब वो कहाँ है। राजेंद्र कुमार दुखी हैं और अपना दुख बेटे पर जाहिर करते हैं। विनोद ठाकुर प्रगति को धमकी देता है और उसे शहर छोड़कर चले जाने को कहता है। प्रगति उसे मुंह तोड़ जवाब देती है और उसे याद दिलाती है कि उसने विनोद के परिवार को बर्बाद करने की कसम खाई है और वो ऐसा करके रहेगी। विनोद ईसा भाई से मिलता है और उससे कहता है कि वो प्रगति को नौकरी से निकाल दे, मगर ईसा भाई भी उसकी बात नहीं मानता। प्रगति ईसा भाई का एहसान मानती है। एक दिन वो ईसा भाई के घर में सुनोबर की तस्वीर देखती है और परेशान हो उठती है, क्योंकि वो सुनोबर से महिला आश्रम में मिल चुकी है। वो ईसा भाई से सुनोबर के बारे में पूछती है और ईसा भाई उसे सुनोबर की कहानी बताना शुरू करते हैं। अब आगे। ईसा भाई, मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, पूछो बेटी। आपने मेरी वजह से विनोद ठाकुर के साथ दुश्मनी क्यों मोल ली? बेटी, अब हमने तुम्हें अपनी बेटी मान लिया है और आज इस रिश्ते से जो तुम्हारा दोस्त है वो हमारा दोस्त है और जो तुम्हारा दुश्मन है वो ईसा भाई का दुश्मन है। और जो ईसा भाई का दुश्मन है वो मूसा का दुश्मन है। लेकिन आप नहीं जानते, वो एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। प्रगति बेटी, तुम तो हिंदू धर्म के मानने वाली हो ना। तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम होगा कि रावण से बढ़कर जालिम और खतरनाक आदमी कोई नहीं था, लेकिन राम जी के सामने उसका क्या हश्र हुआ। नामो निशान मिट गया उसका, लंका जलकर राख हो गई। अरे भाई, हक और बातिल की लड़ाई में जीत हमेशा हक की ही होती है। प्रगति बेटी, ईसा भाई 16 आने सच बोलते हैं। और वैसे भी बेटी, ये शैतान से क्या डरना हुआ। अरे उस पर तो लानत भेजनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं ईसा भाई, मैं उस शैतान से नहीं डरती। बस, तो फिर फिक्र किस बात की है। और वैसे भी आज ईद का दिन है, खाओ पियो मौज करो। आओ इधर बैठो। आ जाओ। मेरा नाम सनोबर है। मैं भी तुम्हारी तरह इस आश्रम में आई थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तुम इस आश्रम में आई हो बगैर कुछ जाने हुए, और मैं इस आश्रम में आई थी सब कुछ जानते हुए। ईसा भाई, ये किसकी तस्वीर है? ये मेरी बेटी सनोबर की तस्वीर है। तू इसे जानती है? नहीं, घर में ये तस्वीर देखी, मैं इन सबसे मिली हूँ, लेकिन इनसे नहीं मिली। कहाँ है ये? क्या बात है ईसा भाई? प्रगति बेटी, मुझे तो याद नहीं आता कि मैंने कभी किसी का बुरा किया हो, किसी का दिल दुखाया हो या कोई गुनाह किया हो। फिर भी पता नहीं अल्लाह ने मुझे किस गुनाह की सजा दी। तो क्या सनोबर अब इस दुनिया में नहीं? नहीं बेटी, ऐसा मत बोल। सनोबर जिंदा है। अगर जिंदा है तो है कहाँ? ये तो अल्लाह ही जानता है कि वो कहाँ है।
कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ तुझे बेटी, सब बताता हूँ। हमारी शादी को 5 साल हो गए थे, कोई औलाद नहीं थी हमारी। बड़े पीर फकीरों की दरगाहों में जाकर हमने माथे रगड़े और बड़ी मिन्नतों और मुरादों के बाद अल्लाह ने हमें ये औलाद बख्शी। बस एक ही बेटी थी हमारी। बड़े लाड प्यार और अरमानों से पाल पोस कर उसे बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। ये सोचा कि वो बड़ी होगी, उसे दुल्हन के रूप में देखेंगे, उसकी शादी होगी, धूमधाम होगी। बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे थे उसके लिए, और जो रिश्ता हमने मंजूर किया वो अहमद भाई के बेटे जफर मियां का था। वो दिन अच्छी तरह याद है मुझे। ईसा भाई, तुम अब हाँ कहो या ना, मगर हम सब ने सनोबर को पसंद कर लिया है। जफर मियां को सनोबर पसंद है, इनकी माँ को बहुत पसंद है, और मुझे तो पहले ही पसंद थी। अब सिर्फ तुम्हारे जवाब का इंतजार है। अब मेरा क्या जवाब हो सकता है भला? भाई, तुम लड़की के बाप हो, हाँ भी कर सकते हो और ना भी। अहमद मियां, अब ना करने की हिम्मत है मुझ में। वैसे भी सनोबर को पसंद करके मेरे सर से सारी जिम्मेदारियों का बोझ उतार दिया आपने। बहुत खूब। जफर मियां, सलाम करो ईसा भाई को। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो बेटा। इस खुशी में मुंह मीठा करें। आप भी तो कीजिए। शुक्रिया। अब बुरा ना माने अहमद भाई, तो एक बात पूछूं? अरे क्यों, 10 पूछिए। शादी के बाद जफर मियां हिंदुस्तान ही रहेंगे या वापस अमेरिका चले जाएंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल किया तुमने ईसा भाई। जफर मियां जब अमेरिका में पढ़ रहे थे तो हमेशा एक धुकधुकी सी दिल में लगी रहती थी कि ये अकेले आएंगे अमेरिका से या कोई मेम साथ लाएंगे। खैर, ये डर तो इन्होंने हमारे दिल से निकाल दिया। अब दूसरा सवाल था कि ये हिंदुस्तान में रहेंगे या अमेरिका में बस जाएंगे। तो इन्होंने जवाब दिया कि मैं अपने मुल्क की मिट्टी छोड़कर परदेश नहीं जाऊंगा। वाह वाह, अल्लाह जानता है, दिल खुश हो गया ये बात सुनकर। माशाल्लाह माशाल्लाह। डैडी, आप तो खामखा शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। अपना घर, अपने माँ बाप, अपने मुल्क को छोड़कर कोई जा सकता है परदेश? परदेश में चंद साल अमेरिका में रहकर मैं तो उकता गया था। हर पल याद सताती थी अपने मुल्क की। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तो ईसा भाई, एक दिन बैठ जाते हैं और मंगनी और शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं। जी बेहतर। वैसे लेन देन के मामले में आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम। क्या बात कर रहे हैं आप ईसा भाई, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। हमें तो सनोबर बेटी बस एक जोड़े में चाहिए। अब ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन सनोबर बिटिया हमारी इकलौती औलाद है, इसलिए अपने भी तो अरमान पूरे करेंगे हम। ईसा भाई, अरमान तो हम भी पूरे करेंगे। क्यों नहीं, जफर मियां भी तो आपके एक ही बेटे हैं ना? एक नहीं, मेरे 2 बेटे हैं। अच्छा, तो दूसरा बेटा कहाँ है? ईसा भाई, वो कहते हैं ना कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। मैं कुछ समझा नहीं अहमद मियां। अल्लाह की मर्जी के आगे इंसान बड़ा बेबस है। खैर, तो आप कब आ रहे हैं ईसा भाई शादी की तारीख पक्की करने? अब ये खुशखबरी तो घर वालों को जाकर सुना दूं? जरूर जरूर। अच्छा, तो इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज। बेहतर है। जिंदगी में एक ही कमी थी, बेटे की, लेकिन अल्लाह इतना अच्छा बेटा देगा ये तो कभी सोचा भी नहीं था। खुश रहो बेटा, जीते रहो।
आपा, भाई साहब ने आने में बहुत देर कर दी। अहमद मियाँ से बातें कर रहे होंगे। वो तो हैं ही सादा की बातों नहीं। ये ले, अपने मियाँ को पान दिया, कब से बैठा 2 और 2 4 कर रहा है। ये लो जी, पान खा लो। शुक्रिया। भाई आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या भाई? भाई हम पहले थोड़ी देर के लिए जरा दम तो ले ले। ईसा भाई 16 ने सच बोलता है। अगर दम नहीं लेगा तो खुशखबरी कैसे सुनाएगा? हाँ, तो खुशखबरी ये है कि अपनी सुनोबर का रिश्ता पक्का हो गया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। हाँ भैया, अहमद भाई मान गए। अल्लाह सुनोबर को खुशियां मुबारक करे। इससे अच्छा रिश्ता हमारी बिटिया के लिए कहां मिल सकता है? अहमद भाई का खुद का हार्डवेयर का कारोबार है। लड़का अमेरिका से डॉक्टरी पढ़ के आया है। सोशल वर्क में भी अहमद भाई को काफी जाना माना जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जफर उनका इकलौता बेटा है। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है। खुशखबरी सुनाने का मतलब ये नहीं कि आप कुर्सी में धस के बैठ जाओ। पहले ये बताओ कि लड़का लड़की को लेके अमेरिका जाएगा या यहाँ रहेगा? अरे भाई वो क्यों जाने लगा अमेरिका, भला यही रहेगा। बाद में बल्कि क्लिनिक खोलने का भी इरादा है उनका। और उनके लिए ये कौन सी बड़ी बात है? भाई अहमद भाई बोलने लगे कि शादी बड़ी धूमधाम से होनी चाहिए, तो हमने भी कह दिया क्यों नहीं, हमारे घर में भी तो ये पहली शादी है। भाई अपने अरमानों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। फ्लैट और फिएट का इंतजाम तो पहले से ही करके रखा है। गहनों का सेट भी तैयार है और कपड़ों की क्या कमी, सारा दुकान खोल के रख देंगे उनके सामने। ना ना मूसा, ज्यादा ताव में मत आ भाई। अरे भाई लड़की का मामला है, जितना दो उतना ही कम है। वैसे भी अहमद भाई को लेने देने में कोई लालच नहीं है। ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। माशाल्लाह, अपनी सनोबर है बड़ी नसीबों वाली। क्यों नहीं भाई, अरे अपनी नसीबों वाली है कहाँ, उसे भी तो जाकर खुशखबरी सुनाए। होगी कहाँ है? अपने कमरे में। अच्छा, तो फिर उसको कमरे में जाकर ही खुशखबरी सुनाता हूँ। अब आप लोग भी शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। सुनो भाई बेटी। अब्बू जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुश रहो। क्या बात है अब्बू, आप बड़ी खुश नजर आ रहे हैं। खुश हूँ? वही खुश तो हूँ। और ये ऐसी खुशी की बात है जो एक बाप का दिल ही महसूस कर सकता है। यानी कि ये कोई ऐसी बात है जो बेटी नहीं सुन सकती। अरे पगली, बेटी को ही तो सुनाने आए हैं हम। तो बताइए ना अब्बू जान। अरे ये ऐसी खुशी की बात है कि तू सुनेगी ना तो तू भी खुशी से झूमने लगेगी। अच्छा, तो बताइए ना अब्बू जान। बता दूं? अरे बेटी, तेरा रिश्ता पक्का हो गया है, वो भी अहमद भाई के बेटे जफर के साथ। और इसके लिए अहमद भाई ने हाँ भी कर दी है। शर्मा गई भाई, 50 लड़की वालों की नजर थी जफर पर और उन्होंने हमारे साथ ही रिश्ता पक्का किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जफर ने उन सब लड़कियों के बीच में तुझे ही सबसे ज्यादा पसंद किया है। अब है ना खुशी की बात? क्या बात है बेटी? अब्बू, मैं सोच रही थी कि शादी की इतनी जल्दी क्या है? जल्दी की बात करती है। अरे ये तो हर माँ बाप को मालूम है कि जब लड़की जवान हो जाए तो शादी की कितनी जल्दी होती है। और ऐसे रिश्ते तो नसीब वालों को ही मिलते हैं। तू बड़ी नसीबों वाली है। मगर अब्बू। बेटी अब अगर मगर छोड़ो, हमें अगले जुम्मे को अहमद मियाँ के घर जाना है शादी और सगाई की तारीख तय करने के लिए। नहीं अब्बू, ऐसा मत करना। क्यों? ऐसा क्यों कह रही है बेटी? अब्बू, मैं ये शादी नहीं कर सकती। नहीं, तू ये क्या बोल रही है?
मैं सच कह रही हूँ अब्बू, मैं ये शादी नहीं कर सकती। तुझे पता है तू ये क्या कह रही है? अरे तेरा एक इनकार बिजली बनकर गिरेगा इस घर पर। है? मैं क्या जवाब दूंगा अहमद भाई को? क्या जवाब दूंगा इस बिरादरी को? तो क्यों इनकार कर रही है? क्या वजह है इसकी? अब्बू, मैं हाँ तू मैं किसी और से प्यार करती हूँ। हमारे खानदान में किसी भी लड़की ने इस लफ्ज का आज तक इस्तेमाल नहीं किया है। तो क्या प्यार करना गुनाह है? हाँ, प्यार करना गुनाह है, शादी से पहले। तो अबू, अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह आपकी बेटी ने किया है। सरोवर! हाँ अबू, अगर आप मुझे इसकी सजा देना चाहते हैं तो बेशक दीजिए, मेरा गला घोट दीजिए, मुझे जिंदा गाड़ दीजिए। नहीं बेटी, बड़ी मन्नतों और मुरादों के बाद अल्लाह ने तुझे दिया, मैं कैसे घोट सकता हूं तेरा गला? मेरा सब कुछ तेरा है, अपनी जिंदगी की सारी खुशियां मैंने तुझ पर कुर्बान कर दी। फिर कैसे घोट सकता हूं मैं अपनी खुशियों का गला? कौन है वो लड़का? अब्बास। किसका बेटा है? उसके माँ बाप नहीं है। कहाँ रहता है? नहीं मालूम। काम क्या करता है? नहीं मालूम। तुझे उसके माँ बाप का नहीं पता? तुझे ये नहीं मालूम कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है? फिर भी तू उससे प्यार करती है? हाँ अबू, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं बेटी, ये तेरी उम्र नहीं है सोचने समझने की, कोई भी फैसला करने की। ये तेरी उम्र का तकाजा है, लेकिन सही फैसला माँ बाप ही करते हैं अपनी औलाद की भलाई की खातिर। और हमने तेरे लिए बिल्कुल सही फैसला किया है। ये तेरी जिंदगी का सवाल है बेटे। मेरी जिंदगी अब्बास है, और अब्बू, अगर अब्बास नहीं मिला तो फिर मौत। ये क्या कह दिया तूने? तू जानती है तेरा एक फैसला हम सब के लिए मौत है, मौत। ईसा भाई, मूसा, अरे देखिए क्या कह रही है। हमने सब कुछ सुन लिया ईसा भाई। अरे सुन लिया है तो समझाना इसे। सुनोवर बेटी, बेटा बदल दे अपना फैसला, मान ले हम सबकी बात। चाचू जान, अब हमारा फैसला सिर्फ मौत बदल सकती है। मौत। मौत मौत मौत। अरे क्यों जीते जी हम सबको मार देना चाहती है तू? सब्र करो भाभी, सब्र करो। मुझे सब्र करने को कहते हो और इसे कुछ नहीं कहते। कहता हूं, इससे भी कहता हूं। सुनो पर, हम उस लड़के से मिलना चाहते हैं। मूसा, ये तो क्या कह रहा है मूसा? मैं ठीक कह रहा हूं ईसा भाई, हम उस लड़के से जरूर मिलेंगे।